अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा नाठौर। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म के मुज़ाकराती बयान के हवाले से ये कहा है कि खुशाइंद है। साथ ही ये भी कहा गया है इमरान इस्माइल की जानिब से, महमूद मौलवी की जानिब से, फवाद चौधरी की जानिब से जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें ये बताया गया है कि जो पुराने अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोट लखपत में, उन्हें पे रोल पे रिहा कर दिया जाए। ये उस ख़त का मुतालबा था। साथ ही ये जो तीनों साबिक अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तो नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सियासी टेम्परेचर में कमी करने के लिए तीनों मुतहरिक हैं। वहीं बानी पीटीआई के एक्स पे पैगाम आ चुका है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए। सोहेल आफरीदी भी इसकी तैयारी के लिए पहले हिस्से में लाहौर जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कराची का रुख भी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जो कॉन्फ्रेंस की गई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, उसमें इन तीनों शुरकाओं को मदऊ नहीं किया गया था। और अब ये भी बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद को पे रोल पर रिहा कर दिया जाए। वाज़ेह रहे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल सज़ा दी है और अब ये मुतालबा किया गया है ख़त के ज़रिए से। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी या नहीं बैठेगी। वाज़ेह रहे अता तारर ने साफ कह दिया था चंद रोज़ पहले कि अगर 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी नहीं मांगी गई तो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। जबकि आज हमने ये भी देखा कि सोहेल आफरीदी ने ISF के स्टूडेंट से मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी की और कहा कि मेरे कायद का पैगाम यह है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है और हम अगला लाए अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। आए अचकज़ई साहब डेट अनाउंस करेंगे या फिर हम देखेंगे कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से जो है वो डेट अनाउंस की जाएगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैरिस्टर शाहिद मसूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इनके हमरा हैं सरदार यासीर आज़ाद, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और एज ए एनालिस्ट हमें ज्वाइन किया है शहजादा जुल्फ़िकार ने। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं बैरिस्टर शाहिद का। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि नेशनल कमेटी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, मुलाकात की दरख्वास्त भी की है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुलाकात कर ले फवाद चौधरी से, महमूद मौलवी से और इमरान इस्माइल से, और बताया ये जा रहा है कि सियासी टेम्परेचर में कमी लाने के लिए ये मुलाकातें हो सकती हैं। साथ ही जो सीनियर लीडरशिप है कोट लखपत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी रिहाई के हवाले से भी बात हुई है। कैसे देख रहे हैं आप इन मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और इस मामले के ऊपर शरीक गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है कि मुफाहमत, मुज़ाकरात और एहतजाज, ये दोनों मामलात आईने पाकिस्तान इनकी इजाज़त देता है। मैं मुफाहमत की तरफ जाऊँ तो उसके ऊपर भी उसकी लीगैलिटी भी है, और अगर मैं प्रोटेस्ट करूँ अपने हकूक़ के लिए तो उसकी भी आईने पाकिस्तान मुझे इजाज़त देता है। अब गुजारिश ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी कि मुज़ाकरात किन चीज़ों के अंदर होने हैं और उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। इमरान खान साहब मच क्लियर कि सबसे पहले तो आप आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बात करें कि जो आइन और कानून ने जिन चीज़ों को हदूदो क़यूद मुकर्रर की है, वो सारी चीज़ें अपने हदूदो क़यूद में आ जाएं और मुल्क का इंक़िलाब की शुरुआत ही आइन से की जाए। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन जो 2024 का था, उसके अंदर 2 करोड़ 70 लाख वोट मुझे पड़ा, मैं 2/3 की मेजॉरिटी बनती थी, मेरी हुकूमत बनती थी, लेकिन वो मैंडेट किया गया। और उसके बाद जिस तरह के हालात बने और जिस तरह मेरे वर्कर्स को, मेरे अकाबरीन को, पार्टी के लोगों को उठाया गया, उन सारी चीज़ों के हवाले से वो बात करने का कहते हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट करें। फिर वो 26वीं और 27वीं तरमीम के ऊपर कहते हैं कि इनको रोल बैक किया जाए। इससे आपने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया है और जो ट्राइकोटमी, लेकिन आपको लगता है कि जो तरमीम है जिसके लिए इतनी जदोजहद हुई थी, ये तरमीम को रोल बैक करना आसान होगा? देखिए, मैं उसी तरफ ही आ रहा था। अब देखें, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो, अगर आपने मुज़ाकरात को ले लेते हैं तो इसके अंदर 3 स्टेक होल्डर हैं इस वक्त। एक इमरान खान है जो पाबंद सलासल हैं, जिनकी जुबाबंदी है, सियासी गुफ्तगू
वो कर नहीं सकते। और आज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी, बल्कि किसी हुकूमती वजीर साहब ने भी कह दिया कि 8 फरवरी से पहले तो बात होने वाली नहीं। तो इसका मतलब है कि 8 फरवरी साहब जो अगर मुफाहमत का या मुज़ाकरात का प्रोसेस इनिशिएट होना है तो वो कम से कम अडियाला जेल से हो नहीं रहा। हुकूमत वक्त है दूसरी स्टेक होल्डर, तो हुकूमत वक्त जिन्होंने जो इस सारे निज़ाम की बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जो आज एक रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाकर बैठे, उन्होंने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए आइन के अंदर खिलवाड़, बेतहाशा चीजें जो है वो छेड़छाड़ करके रख दी। तो वो क्यों चाहेंगे अपनी मौत को? तो कोई ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। सरदार यासीन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये बताइएगा कि वजीर आजम ने पेशकश कर दी है, पहले हमने देखा था कि ग्रैंड कॉन्फ्रेंस के तहत ये बात की गई थी अचकज़ई साहब के थ्रू कि मुलाकात कर ली जाए बानी पीटीआई से और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा जा सकता है। और वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा और पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमने तो हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, असेंबली के फ्लोर पे भी की है और अब भी मुज़ाकरात की गुंजाइश है, यानी कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या आपकी तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा या अचकज़ई साहब जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून के अरकान को? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुज़ाकरात के बगैर पॉलिटिकल जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी में, ओनली टूल जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास होती है मुज़ाकरात। अपने मुतालबात, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कि आप दूसरे को अपने रीजन की बुनियाद पर कितना कन्विंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी अपनी बात करके कन्विंस करने की कोशिश करती है, दोनों तरफ से आर्गुमेंट होते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में। और ये मेरे ख्याल में एक स्पिरिट है, नॉर्म्स है, कहीं भी हो। अब ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम बर्फ पिघल गई है या पिघलना शुरू हुई है। 3 अरकान हैं, महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, ये मुतहरिक हैं और उन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए ख़त भी लिखा है जो वज़ीर आज़म को मौसूल भी हो चुका है और ये कहा गया है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, क्योंकि उनका मकसद ये है कि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इतनी सीनियर नहीं है कि डायलॉग कर सके, मुज़ाकरात कर सके। जो सीनियर क़यादत है उन्हें मौजूदा हुकूमत ने जेल में डाल दिया है और अब 10-10 साल की सज़ा जो है वो भी सुना दी गई है। देखिए, बात यह है कि चले उसी पे बात हो सकती है ना। देखिए, बातचीत का दरवाजा तो बंद नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में अब शायद नियरली कोई, आप कह लें कि उसमें नियरली कोई गालिबन 1 साल 9 महीने हो गए या कंप्लीट होने जा रहे हैं। अब उसमें अगर शुरू दिन से ही मुज़ाकरात होते, बातचीत होती, इसी पर बात कर लिया जाए कि भाई आप मुकदमात बना रहे हैं, बाकी तो कोर्ट्स का काम है ना। कोर्ट्स उन चीजों को देखती हैं जिन चीजों को सामने देखती हैं, और अगर आप किसी चीज को ना माने कि जी कोर्ट्स भी आपके हैं, पुलिस भी आपकी है, हुकूमत भी आपकी है, एस्टेब्लिशमेंट भी आपकी है, सब कुछ है, तो फिर बात मानने की नहीं है। अगर आप ये समझते नहीं है कि ये सारा कुछ है, तब भी आप बातचीत से तो नहीं भागेंगे। और मुझे देखें, मुझे तो ये लगता है कि अब तक जो पेशरफ्त नहीं हुई है, अब तक चीजें आगे नहीं बढ़ी हैं, वो पीटीआई के उस सख्त मौकफ और एक जिद की वजह से नहीं हुई है कि हमने पहले बात ही नहीं करनी, हमने पहले ये नहीं करना। अब ये कौन सी बात ऐसे है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इलेक्ट हो गए हैं और पहला इजलास है, तमाम चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद हैं, आप अपने तरफ जो है वो एक नुमाइंदा भेज देते हैं। ये तो आप बताते हैं कि जी हमारी कोई, आप तजलील करना चाहते हैं किसी की, आप जाके अपना मौकफ रखते, बात करते, वहाँ आर्गुमेंट करते, अपना मौकफ रखते और कह देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के लिए कॉल की थी और सुहेल आफरीदी ने ये कहा था कि मेरी मुलाकात करवा दे मेरी बानी से, पार्टी लीडर से, तो उनका ये कहना था कि मैं पूछ के बताता हूँ। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, मैं तो ये समझता हूं गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई जिद की बात आती है, हमें उसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट तो हर वजीर आजम शहबाज शरीफ तो कहते भी रहे हैं, बात भी वो करते रहे हैं, वो कहते हैं कि बातचीत का, भाई आप गवर्नमेंट को ये देखिए, एक आसाबी जंग है, एक अच्छी एक डेमोक्रेटिक उस वे में जंग है, आप खुद गवर्नमेंट को चित करें।
मैं ये समझता हूं कि महमूद खान अचकजई साहब जो है उनके कंधों पर बहुत चीज जिम्मेदारी है। राजा अशरफ अब्बास जो है उन पर काफी जिम्मेदारी है, और सुन्नी तहरीक के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है वो इन चीजों को सॉफ्ट करें। उनके जो वो सख्त वो अब वो बात करते हैं कि बातचीत नहीं हो सकती। भाई बातचीत नहीं हो सकती, वो बात की बात है। आप गवर्नमेंट आपको शायद हेल्प करे कि चलें आप अपील में जाएं, आपको सजाएं हो गई हैं, गवर्नमेंट आपको जो है ना हेल्प करे कि चलें भाई हम जाके कोर्ट से हम भी कोई दरखास्त करते हैं कि इसमें कोई नरमी देखें, कोई क्या देखें। लेकिन अगर आपका स्टैंड बिल्कुल होगा तो गवर्नमेंट क्यों आपके साथ ताउन करेगी, गवर्नमेंट आपके साथ क्यों ऐसे कोई रवैया रखेगी। तो ये मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना आपका जहन हो, जब इस्लामाबाद पर देखें सबसे बड़ा मसला इस वक्त दहशतगर्दी का है। पूरी कौम इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, बलूचिस्तान की हुकूमत हो। सरदार साहब ये बताइएगा कि महमूद खान अचकजई साहब की सरबराही में 5 घंटे जो है वो इजलास चला है, और असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब भी इसमें शरीक हुए, और क्या आप लोगों से कांटेक्ट किया गया है, बातचीत की गई है? देखिए अब हमसे तो देखिए ना, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, हमसे कौन बात करेगा, हमसे क्यों कर बात करेंगे। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, हम तो तज्जिया कर सकते हैं और तज्जिया दे सकते हैं कि बात यह है कि उसमें अगर लोग शरीक नहीं होते हैं, कोई शरीक नहीं होता है, उनकी पार्टी के अंदर डिवीजन है, या बात उस राय की है कि वो किसकी बात माने। इस वक्त ये समझ लें कि पार्टी की का चेयरमैन भी मौजूद है, उसका सेक्रेटरी जनरल में मौजूद है, वो बेइख्तियार है, वो देखते हैं कि हम किसकी बात माने, हम क्या तो करें। जो भी उनको मैसेजेस आ रहे होते हैं बानी की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से कुछ आ रहे होते हैं, वो एक बात पे अमल करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और हो जाता है, फिर वो यू टर्न हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बातचीत का इख्तियार और तमाम चीजें फैसले का इख्तियार जो है वो मशवरा कर सकते हैं। लेकिन आप चेयरमैन, एक पार्टी का चेयरमैन है, एक बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है मुल्कीर हम पार्टी है, उनका चेयरमैन, उनका सेक्रेटरी जो है वो इतना बाइख्तियार होना चाहिए। वो कभी पता चलता है कि जी वो नॉन इलेक्टेड लोग या गैर सियासी लोग जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है सियासत में, वो एक डिसीजन लेकर जाकर जो है वो कह देते हैं कि जी अंदर से पैगाम आया है, ये आप कर दें, वो बिल्कुल एक दूसरा रुख पे चला जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो इस तरह नहीं चलाई जाती है, और डेमोक्रेसी में कोई इस तरह एक्ट नहीं किया जा सकता। आपको चाहिए कि आप महमूद खान अचकजई साहब जो है वो एक संजीदा और एक सीनियर और मुतबर सियासतदान है, उन पर भरोसा करें। आप जो है वो दूसरे। सरदार यासीन साहब ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से अगला लाएमल क्या हो सकता है, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी जारी है, और इंसाफ फेडरेशन स्टूडेंट से भी मिला जा रहा है, सोहेल अफरीदी भी मुतहरिक नज़र आते हैं, अलीमा खान साहिबा का भी यही बयान है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो हम में से नहीं है। क्या कहेंगे? इस मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इससे यह है कि पाकिस्तान के मसले मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर बात करें और मसले का हल निकालें। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि बर्तन फर्तन जब भी मुज़ाकरात की पेशकश होती है या बातचीत का रंग आगे जाती है, तो बानी पीटीआई की जमात के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो अगर किसी फैसला को नतीजे पे पहुंचे भी हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि बानी पीटीआई उनके न्यू फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। माजी में आपने देखा होगा कि जब 26वीं अमेंडमेंट का मामला आया तो उस वक्त ये बात तय की हर हालत में कि आपने जो मसला है मौलाना फजल रहमान साहब, उस वक्त ये बात तय हुई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये कहा गया था कि आप जो मुज़ाकरात करें और मामला को आगे लेके चलें और जो प्रपोज अमेंडमेंट आप देना चाहते हैं वो दें। जी मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा ही होशियारी के साथ और कमाल के साथ पुरानी पीटीआई की जो टीम थी, जिनमें कौमी असम्बली सेनेट के लोग अपनी जगह पे मौजूद थे, प्रपोज अमेंडमेंट में मिलकर काम किया और एग्री किया कि ये 26वें अमेंडमेंट के अंदर तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि जब मामला वापस पुरानी पीटीआई के पास गया
तो उन्होंने जो उनकी टीम ने मौलाना फजल रहमान के साथ बैठकर प्रपोज अमेंडमेंट का सब्जा दिया था, उससे वो जंप करके पीछे हट गए। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आज महमूद खान सुरई हो या कोई और हो जी, अगर उनकी जमात किसी किस्म का कोई फैसला करती भी है और कोई टीम बन जाती है मुज़ाकरात के लिए, और वो मुज़ाकरात जाके हुकूमत के साथ करते भी नहीं तो फवाद चौधरी, महमूद मौलवी ये मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ख़त भी लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, ये कहा है कि जो पुराने अरकान हैं लीडरशिप के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें रिहा किया जाए ताकि फिर इनसे डायलॉग हो सके, क्योंकि वो सीनियर हैं और जो मौजूदा अरकान हैं पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर या मीना अफरीदी और भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो इतने एक्टिव नहीं है, इतने सीनियर नहीं है जिनसे वज़ीर आज़म बातचीत करें या उनकी काबीना बातचीत करें। जैसे जो डिमांड ये किया जा रहा है चौधरी वगैरह के लिए, तो पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या पीटीआई वाले फवाद चौधरी और इन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या बानी पीटीआई फवाद चौधरी और उनकी टीम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि वो मामला को लेकर आगे बढ़ें? क्या उनके पास पार्टी का कोई मैंडेट है? मेरे नज़दीक उनके पास पार्टी का कोई मैंडेट नहीं है। मैंडेट तो आज भी उन लोगों के पास है जो ये क्लेम करते हैं कि वो पार्टी के लीडर हैं। और आपने देखा होगा कि महमूद खान अस्करी के साथ राजा अब्बास साहब का भी नाम चल रहा है, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आता कि अगर महमूद खान अस्करी या आज जिस तरह इनकी जमात का महमूद का इजलास भी हुआ और शायद वो एक्सरसाइज करने चाहते हैं महमूद खान अस्करी को और राजा अब्बास साहब को कि वो मामला मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़े, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो मुज़ाकरात करते भी हैं किसी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं और कल बानी पीटीआई इसको रिजेक्ट कर देता है, तो किस सूरत में रिजेक्ट कर देते हैं? जेल से रिहाई के बाद या जेल में रह के रिजेक्ट कर दें? जेल पहले भी जेल के अंदर रहते हुए रिजेक्ट किया ना। 26वीं अमेंडमेंट का मसौदा था जी, जो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई ने मिलकर लीगल टीम ने किया था। जब वो मसौदा बानी पीटीआई के पास गया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बानी पीटीआई ने तो अपने ही लोगों के साथ किए हुए मसौदा जो मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रपोज अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अंदर लेके गए थे, तो उस वक्त पीटीआई ने कम्प्लीटली पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाद में उन्होंने उससे बानी पीटीआई ने कहा कि मेरा कोई आदमी जाति शरीक नहीं होगा, और 26वीं अमेंडमेंट पास हो गई। अब आप जब ये बात करते हैं, जब आईनी मामला में भी आप संजीदगी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मामला को आप बेहतर बनाने की पोजीशन में नहीं है, ऐसी सूरत हाल में अगर मुज़ाकरात आज पुरानी पाकिस्तान में कई दफ़ा पहले भी ऑफर की, चाहे मिलकर मुज़ाकरात करें, लेकिन देखना यह है कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है, किस पॉइंट पे आप बात करना चाहते हैं। नहीं, अगर ये कहा जाता है हुकूमत की जानिब से, जो कि ये कहा भी गया है फजल चौधरी की जानिब से कि 9 फरवरी से पहले तो मुलाकात नहीं होती बानी पीटीआई की किसी से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कॉल दे रखी है फरवरी में। क्या माजी में पीटीआई ने कॉलेज नहीं दी? क्या माजी में जब वज़ीर आला थे तो आपने बैठ के चीफ मिनिस्टर के मरकज पे हमला आवर नहीं हुए थे? क्या माजी में अमीन गंडापुर ने ऐसा नहीं किया? और अगर आप खेल अफरीदी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सवाल ये पैदा होता है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि 26 नवंबर को स्ट्रेट फायर किया गया, हमारे कारकुनों को शहीद किया गया। आपने कितनी एफआईआर करवाई उनके खिलाफ जाके स्टेट के खिलाफ कि हमारे लोगों को शहीद किया गया? और उन शुदा का नाम तो बताएं कि किन किन लोगों को मारा गया, और उनके वारसों ने कोई जाके एफआईआर करती है। इल्जाम लगाने से मामला नहीं मानेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो ख़त लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फवाद चौधरी की जानिब से, महमूद मौलवी की जानिब से और इमरान इस्माइल जो हैं वो भी इस ख़त में उनको मेंशन किया गया था। क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है? बैरिस्टर साहब का रुख कर लेते हैं। बैरिस्टर साहब बताइएगा, तीनों अरकान साबिक अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तीनों मुतहरिक हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त भी लिख दिया गया है, इनके पास मैंडेट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यहाँ तक कि जो आपने ग्रैंड कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी आपने इन तीनों को मदऊ नहीं किया था, लेकिन इनकी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त भी लिखा गया है। आप और आपकी पार्टी इन मामलात को कैसे देख रही है? बैरिस्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखें, एक चीज़ तो हमें ये पिछले साल के अंदर
जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ठीक है। कैन यू हियर मी? जी जी सर। जी, देखिए ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर एक चीज तो हमें समझ जानी चाहिए और ये बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी फैसला या जो भी बात करनी है वो इमरान खान साहब ने खुद करनी। आगे मेरे भाई आजाद बड़ी तफसीलन ये बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम की, और 26वीं आईनी तरमीम पे आपको याद होगा कि स्पीकर नेशनल असेंबली या सादिक साहब की ये प्रपोजल थी कि मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएंगे ताकि आप उनसे गाइडेंस लेकर जो इनपुट है वो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आप दें, ताकि एक कंसेंसस करके 26वीं आईनी तरमीम को लाया जाए। लेकिन फिर पाकिस्तान के हुकूमत वक्त मुलाकात ना करवाएं, he left out, then he left from this country, फिर वो वापस आए और 26वीं आईनी तरमीम पास होगी लेकिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात ना हुई। अभी भी जो बात होनी है, जो भी मामला तय पाने हैं, वो इमरान खान साहब की मुशावरत, इमरान खान साहब की कॉन्सेंट के ठीक है, नहीं। ठीक है। वैसे सर मेरा सवाल ये था कि जो माजी में जो अरकान छोड़ के चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कुछ आईपीपी में कुछ ने शमूलियत इख्तियार कर ली, कुछ ने सियासत छोड़ दी, वो अरकान अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे हैं? क्या इनके पास मैंडेट है? देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो फैसला करना है वो इमरान साहब करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही इमरान खान। और उस वजह से जब हम बात करते हैं जब इमरान खान साहब के हवाले से, तो ये प्रेरोगेटिव, इसके पहले भी बात हुई थी कि जो लोग छोड़ के गए जब वो वापस आएंगे तो उनको जो है कौन लेगा। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ खान साहब के उस वक्त एक्सेस था टू द मीडिया, उन्होंने कहा कि इसका फैसला मैं करूंगा जब मैं जेल से रिहा होकर वापस आऊंगा। अब गुजारिश ये है जो आपने पहले सवाल उठाया था कि ये मुज़ाकरात के टर्म्स एंड कंडीशंस, जिस तरह आगे आजाद साहब ने भी बात की कि क्या वो ग्राउंड्स क्या है या जो आपके जिस चीज पे इनिशिएट होना है, ये एजेंडा क्या है। तो एजेंडा बड़ा जरूरी है उसको समझना कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे तो वो क्या, उनके ज़हन में चीज क्या है। वो तो ये कहते हैं भाई आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करो, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करो। अब ये वो सारे बातें हैं जिनके ऊपर हुकूमत वक्त कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इनके ऊपर अमल दरामद करे या इस पंडोरा बॉक्स को खोले। तो इसका मतलब है कि मुशावरत या मुफाहमत या नेगोशिएशंस किसी साइड पे नहीं जा रही। अब पाकिस्तान की तारीख क्या बताती है? पाकिस्तान की तारीख तो ये बताती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो दोनों पार्टीज एग्जाइल के अंदर थी, नवाज शरीफ साहब भी बाहर बैठे थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा भी बाहर थी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत सारी की सारी दोनों के गिर्द घूम रही थी और दोनों कन्विक्टेड थे, दोनों के ऊपर कन्विक्शंस थी, दोनों के ऊपर अदालती मामलात थे, लेकिन उनको सियासत करने से किसी ने नहीं रोका था। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का सब्जेक्ट क्या था? दैट वाज द पीपल ऑफ पाकिस्तान के, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाएगा। आज इमरान खान भी लोगों की बेहतरी के लिए कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करो। हुकूमत वक्त कहती है नहीं, आपकी जुबान बंदी करेंगे, आपको हम बात नहीं करने देंगे, आपकी सियासी मुलाकात नहीं करने देंगे। शहजादा जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद है। शहजादा साहब ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा जाता है कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है, और कल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इस पर मुबारकबाद दी गई कि जी PIA नीलाम हो गई है। PIA वो एयरलाइंस थी जिससे दूसरे एयरलाइंस को खड़ा किया, आज इसे प्राइवेटाइज़ कर दिया गया और इस पर मुबारकबाद दी जा रही थी। PIA एक हमारा असासा है। क्या समझते हैं आप कि 135 अरब की जो डील हुई है इस पर मुबारकबाद के मुस्तहकम हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या मौजूदा हुकूमत? देखिए बात यह है कि काफी हुकूमतें आई, सब इसको चलाती रही, रेलवे को चलाती रही। हम मेरे ख्याल में नालायक है ना, हम नालायक हैं जब किसी एयरलाइन को हम नहीं चला सकते, किसी महकमे को नहीं चला सकते। जब आप ओवर एम्प्लॉयमेंट करेंगे और तमाम चीजें जो है उसमें सारी गलतकारियां होंगी, सियासत उसमें घुस जाएगा, तो गवर्नमेंट ने ये काम किया। गवर्नमेंट का भी शायद मैं देख रहा था कि कोई 88 अरब तक उसका जो है वो खसारा उसका पहुंच गया था।
ये 2 साल पहले की, मेरे ख्याल 2023 का शायद फिगर है। इस चीज का भी तर्जुमा मैं आपसे लूंगी, कत्ता कलामी की माजरत चाहती हूँ कि इसका जो रीज़न बताया जा रहा है कि PIE हम पे बोझ पड़ गया था, उसका वजह ये थी कि इमरान खान की हुकूमत में PIE एयरलाइन खसारे में चली गई थी। तो ज़रा इस चीज़ को आप इलैबोरेट करें। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये ना किसी पार्टी का, ये तमाम पार्टी इसमें जो है, तमाम पार्टी, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, PTI हो, वैसे वो जो काफ की हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, किसी ने कोई इस तरह तवज्जो नहीं दी। तमाम तो अपना अपना वक्त वो करते रहे और इस तरह कौमी अदारे जो है इस तरह चले गए। अब ये ऑप्शन सबके सामने थे, करना क्या था। मुफ्ता इस्माइल जो है सबसे इस वक्त सख्त वो क्रिटिक है इस वक्त गवर्नमेंट के, लेकिन वो भी कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने भी कोई उसकी तो कहने का मतलब ये है कि उसका क्या तरीकाकार चले, ना उसको बेचें, ना उसको प्राइवेटाइज करें, चले कोई ना कोई तरीका तो कोई बता दे कि उसका तरीकाकार क्या करें, किस तरीके से। PTCL के हमारा सामने है, PTCL के सब मुखालफत कर रहे थे, PTCL को ना करें। आज वो आप देखें कि आज वो प्राइवेटाइज है, वो किस तरह अपने पांव पर खड़ा है, किस तरह वो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम खुद नालायक है, वरना कौमी मिल्कियत में कोई चीज हो वो कभी खसारे में नहीं जाती अगर उसके साथ इंसाफ किया जाए, अगर उसको मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में चलाया जाए। मनपसंद लोगों की भर्तियां करते रहेंगे तो फिर तो कौमी एयरलाइन खसारे में जाएगी। शहजादा साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और वो सैकड़ों की तादाद में अपने लोग भर्ती करती है, ये नहीं देखती है कि इसका ये होगा क्या, इसका अदारे का क्या। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके जिम्मेदार हैं कि अगर ये इसको वो करते तो मेरे ख्याल में ये चीजें इस तरह ना जाती। ये जो कल मुबारकबादें दी जा रही थी उनके MNAs की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, सेनेटर की जानिब से कि मुबारक हो PIE नीलाम हो गई है, तो ये मुबारकबाद वाला कोई कॉन्सेप्ट था इसमें? वो तो एक पॉलिटिकल वो है ना कि जाहिर है वो कौन उसको मुबारकबाद नहीं देगा। वो सब उससे जान छुड़ाना चाहते थे कि ये एक बहुत ही सफेद हाथी बन गया है। आज दूसरी एयरलाइन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने इसी PIA के लोगों ने जब नूर खान जैसे लोग हुआ करते थे, एयर मार्शल मरूम नूर खान जैसे लोग हुआ करते थे, तो उस वक्त बोलबाला था इस एयरलाइन का और वो जाकर दूसरे एयरलाइन जाके खड़ी करते थे और दूसरे उसको वो करते थे। आज क्या वजह है कि दूसरे एयरलाइन, अगर उसको आप देख लें, सेरीन को देख लें, अगर आप उसको फ्लाई जिना को देख लो, क्यों कामयाबी से चल रहा है, क्यों खसारे में नहीं जा रहा है बल्कि बहुत बेहतर अंदाज में, क्यों इसी में ये फर्क है, ये क्या वजह है? तो ये देखने की जरूरत है। जब जो चीज आप नहीं करेंगे कोई दूसरा चले ना करते, कोई पॉलिटिकल यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब ये बताइएगा, PIA पाकिस्तान का एक असासा थी, गैर मुल्की एयरलाइंस को PIA ने ट्रेन किया था और अब इसकी नीलामी के बाद जो है वो मुबारकबाद दी जा रही है हुकूमत की जानिब से। क्या समझते हैं आप के क्या सिनेरियोज थे जिसकी वजह से हमने देखा कि PIA खसारे में चली गई? आप ये कहते हैं कि PTI की हुकूमत पे ये सब कुछ हुआ, फ्री टिकट्स बांटना, मनपसंद लोगों की भर्तियां करना, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है या माजी में होता रहा है, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि नौबत ये आ गई कि आरिफ हबीब ग्रुप को PIA ख़रीदना पड़ा और 75% शेयर जो हैं वो आज उनके पास हैं? देखें, जहाँ तक PIA का ताल्लुक है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में शामिल थी और मेरे नज़दीक जो निजकारी का अमल है, मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि गवर्नमेंट के जो असासे हैं उनको फ़रोख्त कर दिया जाए। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, आपको याद होगा कि आज भी पाकिस्तान स्टील बंद पड़ा हुआ है और किसी ज़माने में पाकिस्तान स्टील मिल में या PIA में जिस अंदाज में लोगों को भर्ती किया गया, प्राइवेट जहाज़ों के अंदर अगर 2 एयर होस्टेस और 1 मेल मेंबर सफ़र करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं तो PIA में 8-8, 10-10 आदमियों की ज़रूरत क्या होती है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि हमने अपनी एयरलाइन को तबाह किया, बर्बाद किया और बिला आखिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आपने कहा कि इसको। लेकिन इस तबाही का सेहरा किसको जाता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लेम करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में तकरीबन मेरे नज़दीक हुकूमत को जाता है जो भी आई है। किसी ने भी इस एयरलाइन को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की और आज नौबत यह है कि आप बेच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि जो न्यूयॉर्क में होटल है या फ्रांस में, उसकी भी बात हो रही थी। हालांकि जो अभी नीलामी हुई है उसमें न्यूयॉर्क का होटल या फ्रांस वाला होटल शामिल नहीं है। लेकिन बहुत सारी खबरें हम क्या करते हैं कि आप इन चीज़ों को पब्लिक नहीं करते
जो भी एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट का और निजकारी का, इसको हम पब्लिक में आप ले आए ना और बताएं कि ये काम हमने किए। लेकिन आप खुद अंदाजा कर लें कि जब पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी का मामला आया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस वक्त एग्रीमेंट जो हुआ था सिर्फ 22 अरब रुपए का। तो उस वक्त ऑनरेबल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे, कराची में ये केस चल रहा था, तो उन्होंने पूछा था कि फिर स्टील मिल की जो जमीन है उसकी क्या कीमत होगी। तो पता ये चला कि मशीन स्टील मिल का जो साजो सामान है उसको छोड़ के खाली जमीन की जो कीमत थी उस वक्त 50 अरब से ज्यादा की थी। लेकिन स्टील मिल आज दिन तक हम नहीं चला सके। PIA की भी सूरत हाल तकरीबन ऐसी होती जा रही थी। और PIA की जो आज मैं मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस्लामाबाद जाना था, तो पहले इस बात है कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा, और आज जो टिकट आने जाने का मुझे 1 लाख रुपया मुझसे डिमांड किया गया, तो आप 1 लाख रुपया दें तब आपको टिकट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अब ये जो सूरत हाल है तो आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर इदारे खसारे में जा रहे हैं और हुकूमत इस पोजिशन में नहीं है कि उस खसारे को मीट कर सके, और प्राइवेट लोग अगर आप सामने आते हैं तो अल्लाह करेंगे वो बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन माजी में आपने अभी बैंक को बेचा, कहीं दूसरी से जगहों की निजकारी की, उसका अंजाम क्या हुआ? मेरा कहना यह है कि कोई भी स्टेप उठाने से पहले आपको मुल्क के इंटरेस्ट को देखना है। और अगर कोई इदारा खसारे में जा रहा है जिससे गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है, और वो निजकारी में आप किसी प्राइवेट पार्टी को देते हैं और वो उस सूरत हाल को बेहतर बनाते हैं, तो वो पैसा भी कर सकते हैं, वो मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को भी करना चाहिए। मैं देखें, जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो मैं पार्टी बेसिस की बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि निजकारी का अमल होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप जब आपने शुरू कर दिया, जिस तरह मैंने स्टील मिल का हवाला दिया, PIA का दिया, आज कई दिन की जो मेरी इस्लात है एयरसेल काम नहीं कर रही, उसके बाद दूसरी एयरलाइन जो है वो कहीं नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से PIA ने अपना टिकट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ये तमाम मामला ऐसे हैं जिनको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आपको प्रैक्टिकली स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि ये जो निजकारी का अमल PIA का हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। जारी का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो बोली लगी है, उसके अंदर ये तमाम शराइत तय हुई होंगी और लीगल एक्सपर्ट भी इसके अंदर बैठे हुए थे। लेकिन आम पब्लिक को ये नहीं पता, पर आम पब्लिक को सिर्फ इतना है कि PIA को भेज दिया गया। ठीक है जी 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 लास्ट कर ले सर। जी 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 ठीक है। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई है, किन निकात पे, किन एजेंडा पे बात हो सकती है? अगर बात की जाए मैंडेट की वापसी की, तो फिर क्या ये पॉसिबल होगा कि मुल्क में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ? मेरे नज़दीक तो ये पॉसिबल नहीं लगता कि इंतखाबात जो हैं वो जल्द से जल्द हो जाएं। तो फिर क्या वो पॉइंट्स होंगे जिन पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, बैठ के बातचीत हो सकती है? सवाल से पहले मैं थोड़ी सी बात PIA के हवाले से करूंगा। आपका बड़ा मासूमाना सवाल था, बड़ी सादगी के साथ आजाद साहब ने जवाब दिया। ये जो दोनों पार्टीज इस वक्त बरतरे इख्तियार हैं, इनका तरीका वारदात पाकिस्तान की जो 50 साल जो जिसके अंदर ये बरसर इख्तियार है, इनका तरीका वारदात बड़ा मुनफरिद है। ये पहले हुकूमत के अंदर आते हैं, इदारों को तबाह करते हैं। PIA वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड थी। एमिरेट्स को हमने खड़ा किया, सिंगापुरियन एयरलाइन को हमने खड़ा किया, और ये हुकूमतें आई, इन्होंने आकर उसके अंदर बेजा भर्तियां की। एक एक सीट के ऊपर 15-15 लोगों को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। थानेदार इन्होंने भर्ती किए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स इन्होंने भर्ती किए, इवन पुलिस के अंदर DSPs तक भर्ती कर दिए। ये सारी एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जिसके अंदर ये ब्यूरोक्रेसी जो थी और जो इदारे हैं मुल्क के, ये सारे इनके गुलाम बन के काम करते हैं, और इसके अंदर ये काफी हद तक कामयाब भी हुए। और यही बात आगे मैं लेकर चलूं तो ये PIA की बात थी, अब IPPs पे आ जाए। जो IPPs का कॉन्ट्रैक्ट थे वो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून ने किए थे। आज कह रहे जी हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अपने बेटों को जो है वो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट दिए। उन्होंने एक यूनिट भी बिजली का नहीं बनाया, और आपने किया क्या कि आप उनको डॉलर्स के अंदर पेमेंट करते रहे फॉर नंबर ऑफ ईयर। और आज जब आप 5 साल टर्मिनेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई
आपने 10-12 साल कोई यूनिट नहीं बनाया बिजली का, हमने आपको इतने करोड़ों जो है वो डॉलर्स दे दिए और उसके बाद आपके ऊपर हमारा कोई सवाल नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल की बात की। पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से आपको याद होगा 2006 के अंदर जो है 2006 में लिया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसका सो मोटो नोटिस लिया था। 18 अरब रुपए के अंदर ये स्टील मिल बिक रही थी और उसको खरीदने वाला कौन थे? आरिफ हबीब साहब। और उस वक्त पूरी जजमेंट आज भी मौजूद है उनके ऊपर, सीरियस किस्म की उस सारी बिडिंग प्रोसेस के ऊपर, उस सारे जो प्रोसेस था जिसको फॉलो किया गया उसके ऊपर सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क थे। और उसके पिटिशनर्स कौन थे ये भी गौर करिएगा। उस वक्त तो मुशर्रफ की हुकूमत थी जो उसको अपोज कर रहे थे, आरिफ हमीद को, जो उसको फ्रॉड कह रहे थे, जो उसको कह रहे थे ये पाकिस्तान स्टील मिल को पौनो खरीद रहे हैं, वो ये नवाज शरीफ और ये पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें थी जो अपोजिशन के अंदर। लेकिन नून लीग ये कहती है कि खसारे में जब एयरलाइन जाने लगी तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, फ्री टिकट्स दिए गए, भर्तियां की गई। पीआईए ने अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो पीआईए ने जो आखिरी दफा अपना प्रॉफिट बनाया था वो 2002 के अंदर था, 1 अरब रुपया। उसके बाद 2002 से लेकर 2025 तक ये कभी भी मुनाफे के अंदर नहीं रही, हसारे के अंदर ही रही। और उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, इनके जो है वो फैसले दुरुस्त नहीं थे। अब आ जाते हैं आज की बिल्डिंग के ऊपर। ये 135 अरब रुपए के आपने 10 रुपए के अंदर ये रियासत का एक था ठीक है बैरिस्टर साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे और सवाल मेरा आपसे ये था कि हम देखेंगे आने वाले वक्तों में जो सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है इस वक्त जेल में मौजूद है, क्या उन्हें रिलीफ दिया जाएगा या नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो ख़त लिखा था वज़ीर आज़म को, क्या वज़ीर आज़म जो है वो फवाद चौधरी से, इमरान इस्माइल से मुलाकात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।